Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Askaria Schools and Colleges. Assalamu alaikum. I hope you all people are fine, and today we will discuss lecture number 20 of chapter 1 S&P block elements. और यहाँ पर हम ग्रुप 4 को ही डिस्कस करेंगे क्योंकि लेक्चर नंबर 19 में आपका जो ग्रुप 4 है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है. ठीक है, तो रिमेनिंग ग्रुप 4 का जो पोर्शन है उसे हम कवर करेंगे. जी तो बच्चों, हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द इनर्ट पेयर इफेक्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. इससे पहले बच्चों आपने प्रीवियस जो लेक्चर नंबर 19 है उसमें आपने पढ़ा है इनर्ट पेयर इफेक्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. तो यहाँ पे आपने पढ़ना है इनर्ट पेयर इफेक्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. अब हमने देखना है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट का कोवेलेंट बॉन्ड में क्या रोल है. तो सबसे पहले तो आप ये बात जान लें कि कार्बन जो है वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है. अब कार्बन क्यों आयनिक बॉन्ड बनाता है? इसलिए कि इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट और रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती. अब इनर्ट पेयर इफेक्ट और रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन बच्चों ये दोनों टर्म्स बहुत अच्छी तरह से आपको प्रीवियस लेक्चर नंबर 19 में समझाई गई हैं कि इनर्ट पेयर क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है और रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन क्या है. इन दो चीज़ों की होने की वजह से बच्चों कार्बन जो है वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, जबकि लेड जो है वो आयनिक बॉन्ड बनाता है क्योंकि उसमें ये दोनों चीज़ें मौजूद है. और तीसरी चीज़ लेड के अंदर है कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई है एज कम्पेयर टू टिन के. अच्छा जी, वाई कार्बन फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स रादर देन 2. अब बच्चों कार्बन को 2 बॉन्ड्स बनाने चाहिए, इसलिए कि आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करें. इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज़ 1s2 2s2 एंड 2p2. वैलेंस शेल के अकॉर्डिंग इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है. अगर हम ऑर्बिटल्स के अंदर फिलिंग देखें तो नीचे पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि ऑर्बिटल्स के अंदर जो फिलिंग है इसमें s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और 2px और 2py में एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि 2pz खाली है. तो बच्चों हून्स रूल के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंसी को शो करते हैं. इसका मतलब है ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि कार्बन 2 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ठीक है, या डायवेलेंट है. बट इट इज़ नॉट डायवेलेंट, इट इज़ टेट्रावेलेंट. हाउ? हमने पढ़ा है कि जी अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल के मुताबिक, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने हुन्स रूल को एक्सप्लेन किया है. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हुन्स रूल में हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स अवेलेबल हों तो बजाय इसके कि हम पेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स को एक ही ऑर्बिटल के अंदर रखें विद अपोजिट स्पिन, हमें चाहिए कि हम उन इलेक्ट्रॉन को विद सेम स्पिन हम खाली ऑर्बिटल के अंदर भेज दें. तो बच्चों यहाँ 2s से भी हम एक इलेक्ट्रॉन को प्रोमोट करवा देते हैं 2pz ऑर्बिटल में, और ऑब्वियसली इसके लिए कुछ ना कुछ एनर्जी लगती है. ठीक है, वो क्या एनर्जी लगती है उसे हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं. अब यहाँ आपके पास चारों ऑर्बिटल्स 2s 2px 2py और 2pz के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया है. ठीक है जी, और प्रोमोशन के बाद, ठीक है, आप नीचे देख रहे हैं कि नीचे प्रोमोशन हो रही है इलेक्ट्रॉन की, यानी इनको एनर्जी दी जा रही है. एनर्जी देने के बाद एरो ऊपर की तरफ है, यानी चारों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया है चारों ऑर्बिटल्स के अंदर. इट मीन्स के नाउ देर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो कार्बन इज नाउ टेट्रावेलेंट एंड इट हैज़ एबिलिटी टू फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, अब ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है जैसे अब CCl4 में देखते हैं. ठीक है, या CH4 में देखते हैं. नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं जी. तो यहाँ मैंने आपको हुन्स रूल के बारे में पिछली स्लाइड के अंदर बता दिया है, ठीक है, कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आगे ट्रांसफ़र हुए. ऑब्वियसली इन इलेक्ट्रॉन्स को जो है, जो ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो है ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात हो गई ऐसी कि कार्बन ने 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए एज़ कम्पेयर टू लेड के. इसका रीज़न क्या है बच्चों? रीज़न ये है कि आपके जब 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं जैसे CH4 में या CCl4 में. तो बच्चों जो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, आप सबको पता है कि केमिस्ट्री में बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज़ होती है. तो बच्चों जो एनर्जी रिलीज़ होती है ना, ठीक है, वो एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू उस एनर्जी के जो कि इलेक्ट्रॉन जो कि
इलेक्ट्रॉन को प्रोमोट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि आपने देखा कि हमने 2s इलेक्ट्रॉन एनर्जी देके प्रोमोट करवाया है किसके अंदर, 2p में, खाली ऑर्बिटॉल में। तो जो प्रोमोट करने के लिए एनर्जी लगी है ना बच्चों, वो एनर्जी कम है, जबकि जो एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद रिलीज हुई है वो एनर्जी ज़्यादा है। उसने इजीली जो है वो कॉम्पनसेट कर लिया है उस एनर्जी को जो कि प्रोमोशन के लिए रिक्वायर्ड थी, यानी कि कोई ज़्यादती नहीं हुई, ठीक है, कोई एनर्जी की कमी नहीं हुई, बल्कि हमें प्रोमोशन के लिए जो हमने एनर्जी लगाई हमें उससे डबल एनर्जी मिल गई, जो कि हमें बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान रिलीज हुई है, ठीक है। अच्छा जी, जबकि हम डाउन द ग्रुप मूव करें तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी जो है वो कम होती है। और अगर हम देखें कि लेड ऐसा क्यों नहीं करता, जैसे कि हम देखते हैं कि PbX2 बनता है, PbCl2 बनता है, लेकिन PbCl4 नहीं बनता, ठीक है। तो इसलिए कि बच्चों इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन के दरमियान, वो एनर्जी काफ़ी नहीं होती कॉम्पनसेट करने के लिए उस एनर्जी को जो कि इलेक्ट्रॉन की प्रमोशन के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। और उसके अलावा एक बात ये भी है कि यहाँ पर लेड के 6s और 6p जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके दरमियान एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, ठीक है, रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 6s ऑर्बिटल की वजह से 6s और 6p के अंदर एनर्जी गैप जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। यानी यहाँ से जो दो इलेक्ट्रॉन है वो एज अ इनर्ट पेयर बच जाते हैं, इसलिए लेड इज अनेबल टू फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं जी। तो बच्चों आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट का टॉपिक कंक्लूड हो गया, ठीक है। आपने पहले इन द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड पढ़ा था और फिर इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा है। अब हम क्लोराइड्स की तरफ चलते हैं, कार्बन, सिलिकॉन और लेड के क्लोराइड्स की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों जो क्लोराइड्स हैं उनका जो जनरल फार्मूला है दैट इज HCl4, ठीक है। अब मैंने सारे क्लोराइड्स के नाम लिख दिए हैं, वो आप देख सकते हैं, CCl4, SiCl4 एंड सो ऑन, लेड टेट्रा क्लोराइड तक, ठीक है जी। ये सब के सब सिंपल कोवेलेंट क्लोराइड हैं और इन सब का क्योंकि आप देख रहे हैं कि इनके अंदर इनमें साइड एलिमेंट्स 4 हैं, सो दैट्स वाई दे हैव टेट्राहीड्रल शेप। ये सब के सब रूम टेम्परेचर पर लिक्विड हैं, ठीक है, सारे लिक्विड हैं। अब ये सारे के सारे Cl4 फॉर्म में स्टेबल है, मां सिवाय PbCl4 के। आप सबको पता है कि डाउन द ग्रुप +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो स्टेबल है और +4 अनस्टेबल है। तो बच्चों यहाँ पे लेड टेट्राक्लोराइड जो है PbCl4 वो मौका मिलते ही रिड्यूस हो जाता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में, यानी PbCl2 में कन्वर्ट हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जो कि इसकी स्टेबल फॉर्म है, और साथ ही क्लोरीन गैस रिलीज करता है, ठीक है जी। स्टेबिलिटी की बात मैंने आपको ऊपर बता दी है, भी एक्सप्लेन कर दी है कि ग्रुप के टॉप पर जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, इसलिए CCl4 से SnCl4 तक सारे क्लोराइड स्टेबल हैं, जबकि और इनमें ये स्प्लिटिंग नहीं होती है, ठीक है, जैसे लेड में। जबकि डाउन द ग्रुप +2 ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, और +4 अनस्टेबल है, इसलिए आपका जो PbCl4 है वो अनस्टेबल होने की वजह से डिकम्पोज हो जाता है और PbCl2 और क्लोरीन बनाता है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्लोराइड्स। अब हमने ग्रुप 4 के क्लोराइड्स की हाइड्रोलाइसिस देखनी है, ठीक है जी। अब हाइड्रोलाइसिस का मतलब बच्चों क्या होता है, हाइड्रेशन का मतलब होता है कि जस्ट एडिशन ऑफ वाटर, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर वाटर का एडिशन हो जाए, यानी वाटर उनकी कैविटीज़ के अंदर बैठ जाए, यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये हुआ कि सब्सटेंस जिसके अंदर वाटर ऐड हो रहा है उसकी भी ब्रेकिंग हो रही है और वाटर की भी ब्रेकिंग हो रही है, यानी हाइड्रो मीन्स वाटर एंड लाइसिस मीन्स ब्रेकिंग। तो वाटर की भी ब्रेकिंग हो रही है, उस कंपाउंड की भी हो रही है, और ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टूट के उस कंपाउंड का हिस्सा बन रहे हैं। जैसे MX4 जो है, जनरल हाइड्रोलाइसिस पैटर्न देख रहे हैं हम ग्रुप 4 के क्लोराइड्स का, MX4 जो है वो जनरल टेट्राहेलाइड है। आप इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो आप देख रहे हैं कि जो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स है वो चारों तरफ से जो M है, सेंट्रल एलिमेंट M है, इसको चारों तरफ से घेर लेगा, यानी जो यहाँ पर वाटर के ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं वो चारों तरफ से M को घेर लेंगे,
ठीक है जी, यानी वाटर मॉलिक्यूल डोनर है और जो M है वो एक्सेप्टर है। तो यहाँ पे आपके पास अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, दैट इज MX4.4 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। पहला स्टेप आपने देखा, अब आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलें। जब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास HX जो है वो रिलीज होंगे। ठीक है, OH रह जाएगा M के साथ और HX रिलीज होंगे। ठीक है, यहाँ पे वाटर के साथ हर H जो है एक HX के साथ मिल जाएगा और HX बनाएगा, और इस तरह से 4 HX मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिलीज हो जाएंगे और आपके पास टेट्राहाइड्रोक्सी M बचेगा कंपाउंड। ठीक है जी, तो ये जनरल हाइड्रोलाइसिस पैटर्न है। ठीक है, क्लोराइड्स का। अच्छा जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्लोराइड्स की तरफ। ठीक है जी, हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्लोराइड हम यहाँ देख रहे हैं कि कार्बन के क्वेश्चन है कि कार्बन के जो हैलाइड्स हैं टेट्राहैलाइड्स वो हाइड्रोलाइज नहीं होते, जबकि सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन के जो टेट्राहैलाइड्स हैं वो इजीली हाइड्रोलाइज रेडियली हो जाते हैं। जो आपने अभी पीछे पैटर्न पढ़ा है ना बच्चों, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन ये तीनों हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, यानी जहाँ जहाँ M है वहाँ आप सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन लगा सकते हैं। लेकिन कार्बन और लेड का बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो लेकिन अब यहाँ मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं ना सिलिकॉन से टिन की तरफ, तो जो ये वाला हाइड्रोलाइसिस का पैटर्न हमने पीछे पढ़ा है ये फॉलो तो होता है, लेकिन हाइड्रोलाइसिस जो है वो डाउन द ग्रुप थोड़ी डिफ़िकल्ट, मुश्किल होती जाती है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि कार्बन जो है वो इस जनरल पैटर्न से हाइड्रोलाइज क्यों नहीं होता। तो बच्चों, कार्बन इस जनरल पैटर्न से हाइड्रोलाइज इसलिए नहीं होता कि कार्बन के पास 2d ऑर्बिटॉल्स, d ऑर्बिटॉल्स नहीं है, क्योंकि 2d ऑर्बिटॉल आप सबको पता है 2d नहीं होता। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p2 कार्बन की। तो आप सबको पता होना चाहिए कि 2p के बाद 3s और 3p और फिर 4s और फिर 3d आता है, तो 2d तो होता ही नहीं है। ठीक है, इतने छोटे लेवल पर 2d नहीं होता। तो क्योंकि 2d ऑर्बिटॉल इसके अंदर नहीं है, तो इसलिए ये वाटर से जो लोन पेयर इसको मिलेंगे डोनर वाटर से, ये इसको उन लोन पेयर्स की अकोमोडेशन के लिए इसके पास कोई ऑर्बिटॉल्स, खाली ऑर्बिटॉल्स नहीं है। ठीक है, कार्बन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटॉल्स, वैकेंट डी ऑर्बिटॉल्स नहीं है कि वो वाटर से मिलने वाले लोन पेयर्स को उधर रख सके, जबकि सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन में ऐसा है। ठीक है, इनमें वैकेंट डी ऑर्बिटॉल है, इसलिए ये वाटर से इजीली लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेते हैं और रेडियली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप मूव करते हैं मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होने के साथ साथ जो टेट्राहैलाइड्स की हाइड्रोलाइसिस का पैटर्न है वो मुश्किल होता जाता है। ठीक है, वो इतनी आसानी से हाइड्रोलाइज नहीं होते, पैटर्न यही फॉलो होता है। जी बच्चों, अब हम देखते हैं कि कार्बन अगर उस तरीके से जनरल पैटर्न से हाइड्रोलाइज नहीं होता तो फिर कैसे होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्लोराइड्स। तो सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बन, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कार्बन जो है यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड सुपर हीटेड वाटर अगर होगा तो वो बनाएगा फॉस्जीन गैस और 2HCl, यानी इसके प्रोडक्ट टोटल डिफरेंट हैं। वो आपके पास टेट्राहाइड्रोक्सी M बन रहा था। ठीक है, जिस तरह अगर सिलिकॉन है तो टेट्राहाइड्रोक्सी सिलेन, टेट्राहाइड्रोक्सी जर्मेनियम, टेट्राहाइड्रोक्सी टिन वगैरह, लेकिन यहाँ पर फॉस्जीन बन रही है और साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अब जिस तरह आपको पता है कि जो कार्बन है उसके पास d ऑर्बिटॉल नहीं है भले से, लेकिन एक MTP ऑर्बिटॉल तो है ना। तो अगर हम इसको बहुत ज़्यादा सफिशिएंट एनर्जी देंगे और वाटर हम कौन सा सुपर हीटेड स्टीम यूज़ करेंगे तो ये लाजमी रिएक्शन हमें देगा, और ये कुछ किस तरह रिएक्शन देगा कि हमें फॉस्जीन के साथ HCl देगा। लेड की हाइड्रोलाइसिस देख लेते हैं। ठीक है, लेड जनरल पैटर्न को फॉलो करता है लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग है, इसके कंपाउंड्स जो है वो ज़रा डिफरेंट बनते हैं। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, तो लेड जो है वो बच्चों, लेड का जो टेट्राक्लोराइड है आपको पता है कि वो कभी भी वाटर मॉलिक्यूल को इस तरह से साथ अटैच नहीं कर सकता, वो पहले डीकम्पोज हो जाता है। ठीक है, और डीकम्पोज होके लेड डाइक्लोराइड बनाता है और क्लोरीन गैस में डीकम्पोज हो जाता है। ठीक है, लेड टेट्राक्लोराइड।
लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि लेड जो है वो कुछ यही पैटर्न फॉलो करता है हाइड्रोलाइसिस का। लेड क्या करता है, PbCl4 प्रोडक्ट्स तो डिफरेंट बनते हैं लेकिन हाइड्रोलाइसिस का पैटर्न थोड़ा बहुत सिलिकॉन जैसा फॉलो कर लेता है। होता ये है कि PbCl4 जब रिएक्ट करता है वाटर मॉलिक्यूल से, इसी तरह से चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास 3 टाइम्स ये जो प्रोसेस है ये 3 टाइम्स रिपीट होता है आपका। वैसे तो एक दफ़ा हो रहा है ना, तो ये थोड़ा सा इस वजह से डिफरेंट है कि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो 3 टाइम्स सराउंड करेंगे PbCl4 को और ये बनाएंगे टेट्राहाइड्रोक्सी लेड। क्या बनाएंगे, टेट्राहाइड्रोक्सी लेड। और फिर ये टेट्राहाइड्रोक्सी लेड जो है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ HCl के साथ रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन के साथ और प्रोडक्ट बनाता है लेड डाइऑक्साइड और एक्स वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेप नहीं है, ये मैं आपको वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप यही रिएक्शन याद करने के लिए आप यही करेंगे कि PbCl4 ने 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया, लेड डाइऑक्साइड और 4 HCl बनाया, ठीक है जी। लेकिन इसके बिहाइंड क्या फिनोमेना है वो मैंने आपको बता दिया कि ये लेड डाइऑक्साइड बनने से पहले PbCl4 की 3 दफ़ा हाइड्रोलाइसिस होती है वाटर के साथ। जी, हेक्साहेलो कॉम्प्लेक्स एक्सेप्ट द टेट्राहैलाइड्स ऑफ कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और लेड, ये सब जो है फर्दर हेलाइड के साथ रिएक्ट करके हेक्साहेलो कॉम्प्लेक्स आइंस बनाते हैं। जैसे SiF4 है तो वो 2F नेगेटिव के साथ मिलकर SiF6 2 नेगेटिव बना लेगा। इसी तरह जो जर्मेनियम है वो GeF4 है तो 2F नेगेटिव के साथ GeF6 2 नेगेटिव बना लेगा, ठीक है। और लेड है, ठीक है, तो लेड भी आपके पास PbCl4 है तो 2F नेगेटिव के साथ PbCl6 2 नेगेटिव बना लेगा। ऑल्दो कि अनस्टेबल बनेगा लेकिन बनेगा ज़रूर, ठीक है जी। तो कार्बन के अंदर ये फिनोमेना नहीं है, बाकी सब हेलाइड आयन के साथ रिएक्ट करके हेक्साहेलो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चल। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 4। अब क्लोराइड्स ख़त्म हो गए ग्रुप 4 के, ऑक्साइड्स की तरफ चल रहे हैं हम, ठीक है। ये हमारा तकरीबन लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद हमने एसिडिक बेसिक बिहेवियर पढ़ना है। ग्रुप 4 के जो ऑक्साइड्स हैं वो 2 तरह के हैं। ग्रुप 4 2 तरह के ऑक्साइड बनाता है, मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड। फॉर्मूले मैंने आपके सामने लिखे हैं। कार्बन का मोनोऑक्साइड, इसका स्ट्रक्चर आपके सामने बनाया है, ये भी स्लाइटली एसिडिक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी स्लाइटली एसिडिक है। स्ट्रक्चर क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का, आप सबके सामने टोटल इसमें 3 एटम्स हैं तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ दोनों तरफ डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है जी। कार्बन क्योंकि दोनों तरफ डबल बॉन्ड से अटैच है कार्बन के साथ, तो जब कोई एलिमेंट दोनों तरफ डबल बॉन्ड से अटैच होता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, जबकि ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अच्छा जी, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है वो लीनियर है और इसकी जो डायपोल मूवमेंट है वो 0 है, ठीक है। लीनियर मॉलिक्यूल्स की डायपोल मूवमेंट 0 होती है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसे आप ड्राई आइस कहते हैं, उसका फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ 115 पिकोमीटर है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का ओवरऑल मॉलिक्यूल स्टेबल है क्योंकि तीनों एटम से अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया हुआ है एक दूसरे के साथ। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है, इट इज़ अगेन अ मैक्रो मॉलिक्यूल एंड ट्राई एटॉमिक, ठीक है। और यहाँ पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड में सिलिकॉन और ऑक्सीजन एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं और यहाँ पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो शेप है वो टेट्राहेड्रल शो होता है, ठीक है। क्रिस्टोबिलाइट, क्वार्ट्ज और ट्राइडेमाइट जो है वो सिलिकॉन के पॉलीमॉर्फ्स हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिका जिसे आप सिलिका कहते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका के पॉलीमॉर्फ्स हैं क्रिस्टोबिलाइट, क्वार्ट्ज और ट्राइडेमाइट। तो मैं आपको साथ साथ बताती चलूँ कि ट्राइडेमाइट जो है वो भी एक पॉलीमॉर्फ है। पॉलीमॉर्फ क्या है आपको पता है, जब कोई सब्सटेंस एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फ। तो बच्चों ये पॉलीमॉर्फ है, ठीक है। इसकी भी अरेंजमेंट, इसका फॉर्मूला इसको SiO2 से ही शो किया जाता है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है क्वार्ट्ज, ठीक है। तो क्वार्ट्ज भी इसका पॉलीमॉर्फ है, SiO2 से इसको हम शो करते हैं। और क्वार्ट्ज जो है वो क्वार्ट्ज
ग्रेनाइट के साथ मिलके आप इससे शेल्फ वगैरह बनाते हैं, ठीक है, फ्लोर्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, और डिफरेंट जो टाइल मटेरियल यूज़ होता है उसके अंदर क्वार्ट्स ग्रेनाइट के साथ यूज़ होता है, ठीक है, ये इसका यूज़ है। क्रिस्टोबेलाइट, क्रिस्टोबेलाइट भी पॉलीमॉर्फ है, SiO2 से इसको शो करते हैं, ठीक है, क्रिस्टोबेलाइट को, ठीक है जी। तो क्रिस्टोबेलाइट भी पॉलीमॉर्फ है, ठीक है, ये भी डिफरेंट पर्पसेस के लिए जो है वो क्रिस्टोबेलाइट भी यूज़ होता है। फिर आपके पास कि ये अरेंजमेंट बता रहे हैं मॉलिक्यूल्स की कि क्वार्ट्स और ट्राइडेमाइट ये स्पायरली अरेंज होते हैं, अरेंजमेंट बता रहे हैं, ठीक है। SiO2 हार्ड और नॉन वोलाटाइल है, ये सब सिलिकॉन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है जी। जी ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 4 सिमिलरिटीज़ देखते हैं हम दोनों ऑक्साइड्स की, कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड की। तो बच्चों कार्बन और सिलिकॉन दोनों जो है वो ग्रुप 4 से बिलोंग करते हैं, एक ये सिमिलरिटी है इनकी, ठीक है। एक है कि इन दोनों के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप कह सकते हैं कि ये 4 दोनों जो है कार्बन और सिलिकॉन 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। फिर हम डिफरेंसेस की तरफ चलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन के डिफरेंसेस। तो मैंने आपको बता दिया कि एक गैस है और एक हार्ड मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड है, ठीक है। स्ट्रक्चर्स दोनों के आपके सामने हैं, एक लीनियर स्ट्रक्चर है और एक में टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट शो हो रही है, ठीक है। तो ये सिमिलरिटीज़ पीछे आपके पास कार्बन और सिलिकॉन की हैं, जबकि डिफरेंसेस जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड के। आगे चलते हैं नेक्स्ट जी बच्चों। अब हम देखते हैं कि कार्बन अगर उस तरीके से जनरल पैटर्न से हाइड्रोलाइज नहीं होता तो फिर कैसे होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्लोराइड्स। तो सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बन, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कार्बन जो है यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड सुपर हीटेड वाटर अगर होगा तो वो बनाएगा फॉस्जीन गैस और 2HCl, यानी इसके प्रोडक्ट टोटल डिफरेंट हैं। वो आपके पास टेट्राहाइड्रोक्सी M बन रहा था, ठीक है, जिस तरह अगर सिलिकॉन है तो टेट्राहाइड्रोक्सी सिलेन, टेट्राहाइड्रोक्सी जर्मेनियम, टेट्राहाइड्रोक्सी टिन वगैरह, लेकिन यहाँ पर फॉस्जीन बन रही है और साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अब जिस तरह आपको पता है कि की तरफ चलते हैं एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर ऑफ ग्रुप 4 ऑक्साइड्स। ग्रुप 4 ऑक्साइड के बच्चों एसिडिक और बेसिक बिहेवियर। अब ग्रुप 4 जो है बच्चों ओवरऑल इनके ऑक्साइड्स जो है वो एसिडिक इन नेचर हैं, ठीक है। डाउन द ग्रुप एसिडिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, लेकिन बिल्कुल कंप्लीटली कम नहीं होती, ठीक है। डाउन द ग्रुप यानी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एसिडिटी खत्म होकर बेसिसिटी शुरू हो जाएगी, जब बल्कि एम्फोटेरिक बिहेवियर जो है वो देखा जाता है इसमें डाउन द ग्रुप। तो बच्चों अगर एम्फोटेरिक देखा जाता है तो इसका मतलब है कि जो डाउन द ग्रुप एम्फोटेरिक सब्सटेंसेज हैं, एम्फोटेरिक एलिमेंट्स हैं ग्रुप 4 के, वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे और बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे। अब जो टॉप पर है जिस तरह आपका कार्बन है, तो कार्बन का मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड दोनों स्लाइटली एसिडिक हैं, ठीक है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन इसका NaOH के साथ रिएक्शन है और ये सोडियम मीथानोएट या सोडियम फॉर्मेट बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड वीकली एसिडिक है, इट कैन रिएक्ट विद बोथ वाटर एंड NaOH। वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाता है, H2CO3 कंबाइन भी बना सकता है, या फिर बच्चों H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव भी बना सकता है। बात एक ही है, वीकली एसिडिक है तो वीक एसिड प्रोड्यूस करता है H2CO3, या आप इसे स्प्लिट करके H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव भी लिख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बेस के साथ दो तरह से रिएक्शन आपको दिखा रहे हैं, एक जगह सोडियम बाइकार्बोनेट बन रहा है और एक जगह सोडियम कार्बोनेट बन रहा है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड वीकली एसिडिक है, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता क्योंकि इसका जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर है, तो वाटर के लिए इम्पॉसिबल है कि वो इसके जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर को तोड़े। NaOH के साथ रिएक्ट करके अगर NaOH हॉट और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होगा, NaOH का थिक सोल्यूशन, तो फिर ये सोडियम सिलिकेट बनाता है, ठीक है, प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अब बच्चों सिलिकेट क्या है? सिलिकेट है शीशा।
मिरर, जो आपकी विंडोज़ के अंदर शीशा यूज़ होता है, मिरर यूज़ होता है, वो सिलिकेट है। जो आप मिरर देखने के लिए यूज़ करते हैं वो सिलिकेट है। ठीक है बच्चों, तो दैट इज़ सिलिकेट। ठीक है, यानी ये सिलिकॉन का ही, सिलिका का ही कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट। जर्मेनियम और टिन और लेड ये मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं और डाइऑक्साइड भी बनाते हैं, और इन सब के ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक इन नेचर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन मोनोऑक्साइड्स की बेसिक नेचर को देख लेते हैं। ठीक है, एक्सो जनरली रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एक्स की जगह टिन भी आ सकता है, जर्मेनियम भी आ सकता है। ठीक है, तो ये एक्स डाइक्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है। ठीक है जी, और लेड के साथ जो है वो इसका सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अगर एक्स की जगह जो है वो लेड आ जाए, ठीक है, लेड ऑक्साइड, तो यहाँ पे हम डाइल्यूट HCl अगर यूज़ करेंगे तो हमारे पास इनसॉल्युबल लेड डाइक्लोराइड बनेगा। ठीक है, जो फर्दर रिएक्शन को जो है वो इनसॉल्युबल लेयर बना देगा और रिएक्शन को स्टॉप कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे कंसनट्रेटेड HCl यूज़ करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो इनसॉल्युबिलिटी है वो डिसअपेयर हो जाएगी। ठीक है, कंसनट्रेटेड आप मज़ीद इसके अंदर डालेंगे तो ये PbCl4 बनाएगा। ठीक है, और ये PbCl4 इनसॉल्युबल नहीं बल्कि सॉल्युबल क्लोराइड्स हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे की स्लाइड की तरफ चलते हैं हम। अब एसिडिक नेचर देखने लगे मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड की। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये एम्फोटेरिक हैं, तो ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेंगे। तो ये मोनोऑक्साइड का पहले रिएक्शन आपने एसिड के साथ देखा था। ठीक है, मोनोऑक्साइड्स का प्रीवियस स्लाइड में आपने रिएक्शन देखा था एसिड के साथ। ठीक है, अब आप फिर आप मज़ीद देखने लगे हैं मोनोऑक्साइड्स की जो है वो आप एसिडिक नेचर देखने लगे, यानी इसका बेस के साथ रिएक्शन देखने लगे। पहले जब आपने मोनोऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन देखा है, इसका मतलब वहाँ पे जो XO था वो एज बेस रिएक्ट कर रहा था, और यहाँ पर जो XO है वो एज एन एसिड रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये बेस के साथ इसका रिएक्शन है। तो ये XO2 2 नेगेटिव बनाएगा अलॉन्ग विथ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके डाइऑक्साइड का रिएक्शन देखते हैं हम। इसके जो डाइऑक्साइड हैं वो एसिड के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो वो HCl4 और वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। अच्छा जी, और HCl4 और वाटर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पर एक्सेस क्लोराइड यूज़ करेंगे, यानी कॉन्सेंट्रेटेड जैसे आपने पीछे यूज़ किया था, एक्सेस क्लोराइड यूज़ करेंगे तो आपके पास हेक्साक्लोरो कॉम्प्लेक्स आइन बनेगा अलॉन्ग विथ वाटर मॉलिक्यूल। अब डाइऑक्साइड का आप देखने लगे एसिडिक बिहेवियर, क्योंकि आप इसको बेस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सिल आइंस बेसिक करेक्टर को शो कर रहे हैं, तो ये हेक्सा हाइड्रोक्सी कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एनाइन बनाएगा, कॉम्प्लेक्स एनाइन। अगर इन केस ऑफ लेड आप देखेंगे, लेड डाइऑक्साइड, इसका एसिडिक बिहेवियर देखेंगे, यानी एज एन एसिड इसका रिएक्शन देखेंगे बेस के साथ, मोल्टन NaOH के साथ। ठीक है, तो ये सोडियम प्लुम्बेट NaPbO3 बनाता है। ठीक है जी, तो ये आपका ग्रुप 4 बच्चों आज कंक्लूड हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ग्रुप 4 जो है वो बाकियों से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। ठीक है, इसको आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। थैंक यू बच्चों, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।